आप लोगों के बीच आरटीआई का वेबिनार लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह हमारी द्वितीय श्रृंखला है। हमारा पहला सीरीज में आप लोग में से कई लोग शामिल थे, कई आज नए चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। पहले हम लोग 15 से 20 मिनट डिस्कस कर लेते हैं मूल कानून पर, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट नए लोगों का क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड पे आएंगे, जिसके तहत आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि आप लोगों का आरटीआई में क्या समस्या है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, या आपका कोई केस स्टडी है उसमें आपको दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको क्या करना है। और फिर उसके बाद लेटर ऑन हम उसका जो एक्ट का प्रावधान के अनुसार जवाब होगा वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मोटा मोटी 1 घंटा का हम लोग का यह वार्तालाप होगा। तो शुरू के 20 मिनट आप मुझे दे, अपना माइक को म्यूट कर ले ताकि कोई व्यवधान ना हो। और मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह पूरे देश में लागू है, पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ सेंट्रल एक्ट है, टाइम बाउंड एक्ट है। इसकी जो प्रक्रिया है वो सबके लिए टाइम नियत किया गया है। और ये सबसे बढ़िया, इसको एक अगर लाइन में डिफाइन करना हो कि आरटीआई है क्या, तो यह एविडेंस कलेक्शन टूल है। मतलब कि सरकार के फाइल में, सरकार के रिकॉर्ड में, प्रशासन के स्टोरेज में जो भी सूचना संधारित है, जो भी सूचना वहां पर स्टोर्ड है, उसको आप ले सकते हैं। चाहे वो कागज के रूप में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से वहां पर स्टोर्ड हो, चाहे उसने पब्लिक निधि से कोई एडवाइस लिया हो या कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की हो, ये सारे आप सूचना है और इन सभी सूचनाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये 3 प्रक्रिया है, 3 स्टेज है सूचना का अधिकार अधिनियम में। हम लोग अगर समझे तो पहला स्टेज है हमारा सूचना आवेदन लगाना, और उसके बाद दूसरा स्टेज है हमारा सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील करना, और तीसरा स्टेज है कि प्रथम अपील और सूचना लगाने के बावजूद भी सूचना नहीं मिलता है तो द्वितीय अपील करना। ये 3 स्टेज हैं, और इसके मॉनिटरिंग के लिए, इसके संरक्षण के लिए आपको सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें भी 2 स्टेजेस है। मतलब अगर आप केंद्रीय सूचना आयोग, आपका केंद्रीय सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है, रक्षा मंत्रालय है, रक्षा विभाग है, आपको पर्यावरण मंत्रालय, जितने भी केंद्रीय है, पोस्ट ऑफिस है, रेल है, इन सब से सूचना लेनी है तो आपको द्वितीय अपील के लिए आपको नई दिल्ली केंद्रीय सूचना आयोग में आपको द्वितीय अपील फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रांत की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, अपने राज्य की बात कर रहे हैं, तो झारखंड राज्य सूचना आयोग यहाँ पर है, अस्तित्व में है। आप बिहार सूचना आयोग है, छत्तीसगढ़ है, तो हर प्रांत का अपना अपना सूचना आयोग है। तो वो सारे जितने भी आपके राज्य के डिपार्टमेंट है, बीडीओ है, सीओ है, एसडीओ है, डीसी है, अगर उनसे संबंधित सूचनाएं हैं, आपको झारखंड सरकार से संबंधित सूचनाएं हैं, या आपको छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित सूचनाएं हैं, तो उनके राज्य सूचना आयोग के पास आपको द्वितीय अपील करनी पड़ेगी। तो अब मैं शुरुआत करता हूं। इसका बेसिक्स जो है धारा 6, आप धारा 6 को पढ़ेंगे। और सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है सभी उपस्थित सज्जनों से कि आप जरूर एक आरटीआई का किताब मार्केट से खरीद लें। अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी पढ़ना पसंद है तो हिंदी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उपलब्ध है मार्केट में। इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको पीडीएफ, इंग्लिश में आपको बुक अवेलेबल है, डायग्लॉट भी है आपके पास ऑप्शन, और आप चाहें तो गूगल में जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की साइट में भी है। आप कार्मिक की साइट में जाएंगे तो कार्मिक, चूंकि इसका नोडल एजेंसी है सूचना का अधिकार अधिनियम का, अगर कोई विभाग सरकारी अगर इसको नियंत्रित करता है, इसके बारे में सोचता है, तो वो है नोडल विभाग है इसका, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो हमने बताया 3 स्टेज है आरटीआई का। पहला की धारा 6, धारा 6 में आप एक सादे आवेदन में, सादे पन्ने में आवेदन दे सकते हैं अपने जन सूचना पदाधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, कि हमें निम्न बिंदुओं पर सूचना चाहिए, हमें निम्न कागजों के सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, हमें निम्न टिप्पणियां चाहिए, हम निम्न कार्यों का निरीक्षण करना चाहते हैं। जो भी आपका आरटीआई में है, जो सूचना को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको धारा 6 के तहत आवेदन देना होगा। और इसके लिए 10 रुपए का आपको आवेदन शुल्क प्रिस्क्राइब्ड है, उसके लिए नियमावली है। वो शुल्क आप 4 मोड से दे सकते हैं। या तो आप नगद जमा कर सकते हैं आवेदन, उसके साथ आप नगद रुपया जमा कर सकते हैं,
या तो आप फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो कि पोस्ट ऑफिस में मिलती है 10 रुपए का, उसको भरकर उसको जमा कर सकते हैं, या आप डीडी बनाकर जमा कर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट, या फिर आप स्टाम्प दे सकते हैं 10 रुपए का। अब आता है कि आपने आज सूचना लगा दी, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को सूचना लगाई है, आपको देखना है 30 दिन वेट करना है। 30 दिन अधिकारिता क्षेत्र है जहां आपका आवेदन जन सूचना पदाधिकारी के पास रिसीव हो जाएगा, उसको उस समय पीरियड में आपको सूचना देना है और ये आपका अधिकार है। और अगर वो 30 दिनों में सूचना नहीं देता है तो इसलिए उसके लिए दंड का भी प्रावधान है, जो कि आपका जन सूचना पदाधिकारी होगा उनके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है धारा 20 में। आप धारा 7 पढ़ेंगे, धारा 7 का सब क्लाउज 1 में जो है आपको ये 30 दिन वाली बात एकदम स्पष्ट लिखी हुई है। मान लीजिए आपको 30 दिनों में सूचना नहीं मिली, या फिर आपको जो है वो 30 दिनों में मांगी गई 6 सूचना आपने मांगा था, आपको 2 ही मिला, 4 नहीं मिला। इन कंडीशंस में जो आपकी आपत्ति है उसके साथ आप प्रथम अपील करेंगे, जो भी आपके जन सूचना पदाधिकारी हैं उनसे वरीय पदाधिकारी पे, और हर विभाग में प्रथम अपील पदाधिकारी भी नामित है सरकार के। आप सीधा लिखे सेवा में प्रथम अपील पदाधिकारी, विभाग का नाम और पता, और उस आवेदन को वहां पर भेजे। अब आपने पहला जन सूचना पदाधिकारी से पहला स्टेप आपने धारा 6 का यूज कर लिया। सेकेंड स्टेप है प्रथम अपील। ये प्रथम अपील आपको धारा 19(1) में मिलेगा। आप धारा 19(1) पढ़ेंगे तो आपको वहां पर इसका मिलेगा। उसमें आपको 1 महीना तक का और समय है, अगेन अगले 30 दिनों तक आप प्रथम अपील कर सकते हैं जन सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध, या उनके द्वारा दिए गए सूचनाओं के विरुद्ध, या आपके अपनी आपत्ति के साथ। अब आपके पास इस तरह से 30 + 30 60 दिन का समय हो गया, और 60 दिन आपको उसी विभाग में आपने प्रथम अपील भी किया और सूचना भी लगाया, लेकिन अब ये विभाग निष्क्रिय हो गया, आपको सूचना नहीं दे रहे हैं। तो आपके पास तीसरा स्टेप है धारा 19(3). उसके द्वारा आप लोग सेकेंड अपील दायर कर सकते हैं सूचना आयोग में इन दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध, जो आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, कि हमने अमुक सूचना अमुक तिथि को इतने आवेदन शुल्क के साथ मांगी थी, हमें ये सूचना नहीं दी गई 30 दिनों के अंदर, धारा 7(1) का उल्लंघन हुआ, हमने धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दायर कर दी, उसके तहत भी 30 दिनों के अंदर आपके प्रथम सूचना अपीलीय पदाधिकारी आपको सूचना उपलब्ध नहीं करा पाए, तो अब हम आपकी शरण में धारा 19(3) के तहत सूचना आयोग। सूचना आयोग के पास कोई टाइम लिमिट आपका बुक में स्पेसिफाइड नहीं है, वो कितने दिनों में आपका सूचना का निस्तारण कर देगी, तो वहां पर आपको विलंब होता है, जो मैं प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी 2 तरह की बातें हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 1 ही दिन की हियरिंग होती है, और 1 ही दिन में दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित कर दिया जाता है, जबकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में सामान्यतः देखा गया है, मैंने राजस्थान वगैरह में भी इसका प्रयोग किया है, वहां पर मैंने सामान्यतः यह देखा है कि वो डेट देते हैं और डेट पर डेट वो लोग सुनवाई करते हैं। तो ये जो बात है मैंने आपको सेकेंड अपील, फर्स्ट अपील सब बता दी। अब हम लोग ये तीनों स्टेज को समझ गए, सूचना आवेदन, प्रथम अपील और द्वितीय अपील। अब हमें अगर इन दोनों ही स्टेज में ना तो जन सूचना पदाधिकारी ने कोई सूचना दिया और ना ही आपको प्रथम अपील सूचना पदाधिकारी कोई सूचना दिला पाए, तो इनके लिए दंड का क्या प्रावधान है? मैंने आपको कहा कि धारा 20 में इनके लिए दंड का प्रावधान है। 1 दिन की देरी के लिए 500 रुपए का इनके ऊपर जुर्माना हो सकता है, और यह जुर्माना की राशि अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकती है। मैंने भी कई पदाधिकारियों पर यह जुर्माना करवाया है जब मुझे सूचना उन्होंने नहीं दिया तय समय पर। तो ये आपको धारा 20(1) में स्पष्ट किया हुआ है कि पर डे 500 रुपया, अधिकतम 25,000 रुपए की सीमा तक सूचना आयोग अगर उन पदाधिकारियों को दोषी पाते हैं तो उनके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं सूचना नहीं देने के कारण। सेक्शन 20(2) में जो है वो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकते हैं सूचना आयुक्त, क्योंकि यह कार्य में लापरवाही है।
ये आपके अधिकार तक पहुंचने में उसका द्वारा उत्पन्न किया हुआ बाधा है, ये अनुशासन भंग की बात है। तो इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वो सरकार को अनुशंसा करेंगे और तदुपरांत उस अमुक पदाधिकारी के विरुद्ध आपको डिसिप्लिनरी एक्शन का जो प्रोविजन है उनके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के द्वारा वो उनके ऊपर अग्रसर होगा। इसलिए इसके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को बनाया गया है। केंद्रीय मामलों में कार्मिक विभाग भारत सरकार और राज्य के मामले में राज्य का कार्मिक विभाग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक फुल फ्लेज व्यवस्था है, एक टाइम बाउंड एक्ट है और आप सूचना में क्या प्राप्त कर सकते हैं, किस किस तरह की सूचनाएं ले सकते हैं, वह भी जानना आपके लिए बहुत ही नितांत जरूरी है। इसके लिए आप सेक्शन 2J पढ़ेंगे, सेक्शन 2 का क्लॉज जे। उसमें सेक्शन 2J1 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप किसी भी वर्क जो सरकारी वर्क है उसका निरीक्षण कर सकते हैं। आप वहां पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आप निरीक्षण कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कोई काम सरकारी काम हो गया है, वो मानकों के अनुसार हुआ कि नहीं, आप उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। आपको वही धारा 6 के तहत आवेदन लगाना हो, उसमें उस अमुक निरीक्षण कार्य का मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, तो कृपया जन सूचना पदाधिकारी महोदय मुझे दिनांक समय स्थान की सूचना दीजिए कि हम कहां उपस्थित हों ताकि उसका निरीक्षण आप करवा सके। आप हमारी सहयोग कीजिए इस कार्य हेतु, ये आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप कोई भी सरकारी कृति का निरीक्षण कर सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 2J2, जिसके तहत आप जो है किसी भी कागजात जो आरटीआई के अंतर्गत आती है उसका सर्टिफाइड कॉपी की मांग कर सकते हैं। और यहां पर आपको जैसे A4 सामान्यतः आजकल A4 साइज है, तो A4 साइज के लिए 2 रुपए प्रति पृष्ठ और A3 है, A1 है, उसके लिए जो एक्चुअल कॉस्ट आता है उसका कॉपी कराने का, जैसा कि नियमावली में वर्णित है, वो आप सूचना शुल्क अदा करके उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। और ये सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। आप इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था यह एविडेंस कलेक्शन टूल है। सरकार की फाइलों में दर्ज सूचनाएं और जो कागजात की पहुंच आपको उस तक सुनिश्चित कराता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसी प्रकार आप जो फाइल में आपने कोई आवेदन दिया, आपका काम नहीं हो रहा है, आपने बोला कि मेरे जमीन का दाखिल खारिज कीजिए, दाखिल खारिज के लिए आपने आवेदन किया, आपने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया, आपने अपने जमीन का सीमांकन के लिए आवेदन किया, तो आपके आवेदन पर अमुक पदाधिकारी जिसको आपने आवेदन संबोधित किया था उसने क्या कार्रवाई की, क्या टिप्पणी की, तो आप टिप्पणी की भी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। उसी आपको लिखना होगा कि अमुक मेरे द्वारा इस दिनांक को अमुक पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था, उस पर कृत कार्रवाई की क्या सूचना है वो हमें उपलब्ध कराएं, और जो उसमें श्रीमान के द्वारा आप टिप्पणी की गई है उक्त टिप्पणी की कॉपी हमें सर्टिफाइड रूप में प्राप्त कराएं। आप सेक्शन 2J3 में किसी भी सरकारी कृति में प्रयुक्त हो रहे सामग्रियों का सीलबंद नमूना भी ले सकते हैं आरटीआई में। मान लीजिए आपके घर में पानी गंदा आ रहा है, पीएचडी विभाग आपके घर में सप्लाई कर रही है, आपके घर में नगर पालिका सप्लाई कर रही है पानी का, और वो गंदा आ रहा है, आप उसको सर्टिफाइड करना चाहते हैं, तो आप आरटीआई लगाइए और ये आपके द्वारा जो सप्लाई हो रही है इस पानी का मैं सीलबंद नमूना लेना चाहता हूं, तो वो प्रोविजन भी आपको आरटीआई में उपलब्ध है। आप के सामने कोई सड़क बन रहा है, आपको लग रहा है उसमें मोरम की क्वालिटी घटिया है, तो आप उसी समय उस पर एक आरटीआई कीजिए कि वहां जो अमुक सरकारी कार्य के तहत ये सड़क बन रहा है उसमें प्रयुक्त होने वाला निर्माण सामग्री मोरम का मैं नमूना लेना चाहता हूं, तो जन सूचना पदाधिकारी सहायता करते हुए मेरा उक्त सीलबंद नमूना की कार्रवाई को अग्रतर बढ़ाइए। तो ये भी उसमें प्रोविजन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूचनाएं हम लोग कैसे ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं, नहीं देने पर कहां जाएंगे, वो भी अगर हम लोग को सूचना नहीं दिलवा पाए तो तब हम कहां जाएंगे, और कौन कौन सा सूचना मांग सकते हैं और किस किस तरह की सूचनाएं हैं। धारा 8 भी बहुत महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का,
जिसमें कुछ चीजों को प्रतिबंधित किया गया है कि आप उससे रिलेटेड सूचना नहीं मांग सकते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कोई मामले में हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रायल, तो वहां की सूचनाओं को प्रोहिबिटेड किया गया है। राष्ट्र की अखंडता संप्रभुता पर अगर कोई चीज खतरा है तो वैसी सूचनाओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। अब आप भाभा एटॉमिक सेंटर में आप कोई फार्मूला जानना चाहेंगे, कोई रक्षा उपकरण के बारे में, तो वहां पर वो निषेध कर सकते हैं। सीबीआई में आप कोई करप्शन केस चल रहा है, आप बोलेंगे नहीं उस पर क्या अभी तक स्थिति है, उसका कौन कौन से आपने एविडेंस कलेक्ट किया, तो वहां आपको प्रोहिबिटेड किया जा सकता है एज पर सेक्शन 8। कुछ उसके अपवाद भी है, वो भी आपको, आप किताब लेंगे तो आपको स्पष्ट आएगा कि कहां पर व्यापक जनहित प्रभावित हो रहा है, वहां पर आप सूचना ले सकते हैं। व्यापक भ्रष्टाचार का मामला है तो उसमें अगर जन सूचना पदाधिकारी को समाधान हो जाता है कि नहीं यह लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहा है तो वो सूचना दी जा सकती है। इसी तरह से सेक्शन 8 के साथ सेक्शन 11 अगर आप देखेंगे तो थर्ड पार्टी सूचना भी आती है। आपके पिताजी ने कोई सूचना की मांग की, आप उस संदर्भ में आप उन्हीं के उत्तराधिकारी आप मांग सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी के संदर्भ वाला जो मैटर है, जो आपका निजी मामला है, आपकी जमीन के मामले में कोई बात चल रही है और हम उस पर कोई सूचना लगाना चाहते हैं तो वह थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये मोटा मोटी मैंने आपको एक जिस्ट, आपको एक ब्रीफ दिया। क्योंकि कई साथी नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, मैं उनका चेहरा देख पा रहा हूं कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 क्या है। अब हम लोग अगला अपना राउंड में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व आपको बता देता हूं कि हमारा एक नियम है कि एक एक करके जिनका माइक ऑन रहेगा तो स्वतः वो दूसरे व्यक्ति अपना माइक ऑफ कर लेंगे और एक एक करके सवाल आने देंगे। सवाल एकदम स्पष्ट कीजिए ताकि हम जवाब आपको एकदम स्पष्ट दे पाए। तो इसलिए अपने सवाल को आप या तो नोट आउट कर लीजिए कि आपको क्या पूछना है, क्योंकि एक साथ दो व्यक्ति नहीं बोलेंगे और ये पूरे जो आपको वेबिनार हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए अपना वीडियो को ऑन रखें, आपका चेहरा आएगा, आपका फोटो आएगा, स्क्रीनशॉट आएगा। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अनुशासन के साथ हमें मौका दें एक एक करके, ताकि हम आपके एक एक सवाल ले सके और उस पर अपना जवाब दे सके। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं पहले प्रश्नकर्ता को। जिनको भी प्रश्न पूछना है अपना प्रश्न पूछे। निराला सर को नमस्कार और सबको जोहार। नमस्कार। आपने पिछले सेशन में भी हमसे सवाल किया था। स्वागत है कृष्णा जी आपका। जी 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 सर, मेरा एक सवाल है सर कि रांची नगर निगम चुनाव नहीं करा रही है सरकार, तो इस पर किसको पूछने से ये जानकारी मिल सकता है कि कब तक चुनाव कराएगी? देखिए, जो चीज चुनाव की बात है तो चुनाव को चुनाव आयोग कराता है। सेंट्रल में भारतीय चुनाव आयोग है और केंद्र राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग है, सेक्टर 2 धुरवा। ठीक है, तो आप वहां पर, क्योंकि पंचायत चुनाव का मामला है, ये मामला भी सब जुडिस भी हो गया है। कुछ वार्ड पार्षदों ने अब इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी है और चूंकि ये ओबीसी आरक्षण का मामला है जिसमें कि राज्य सरकार का हलफनामा है कि हम ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण संपुष्ट करने के बाद चुनाव कराएंगे, इसी मामले से यह मामला फंसा हुआ है अभी। तो मामला अभी सब जुडिस है। तो नगर निगम का मामला तो सब जुडिस नहीं सर, पंचायत चुनाव का मामला सब जुडिस नहीं, नगर निगम का भी सब जुडिस है ओबीसी ट्रिपल टेस्ट मामले को लेकर। अच्छा अच्छा। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो राज्य निर्वाचन आयोग से आप मांग सकते हैं, या फिर आप ये क्या बोलते हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग से भी आप मांग सकते हैं। चलिए ठीक है सर। दूसरे प्रश्नकर्ता। जी नमस्कार सर। नमस्ते। एक चीज जैसे ये प्रिंसिपल डायरेक्टर एनर्जी ऑडिट से मैंने एक मांगा था कि आपको प्रिंसिपल डायरेक्टर स्टील ऑडिट से जो पार्टिकुलर मंथ में जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है वो मुझे चाहिए, उसका ब्यौरा दीजिए। उधर से आया कि सेक्शन 8C के तहत ये नहीं दिया जा सकता है, जबकि सेम मामला मैंने दूसरे जगह कई जगह डाला, स्टील ऑडिट में या विभिन्न सीएजी के दूसरे विंग में, तो वहां से आ गया। अब ये सेक्शन 8C जबकि सिंपल सा मामला है कि एनर्जी ऑडिट का उसने ऑडिट किया होगा और ऑडिट तो ये और ऑडिट रिपोर्ट होगी, तो
इसको हम किस रूप में देख सकते हैं? सेक्शन 8C इस पर लागू होता है या नहीं? देखिए सेक्शन 8 मेरे पास बुक है इसका, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सेक्शन 8C क्या है। सेक्शन 8 जैसे मैंने आपको बताया कि कहां कहां सूचना को प्रोहिबिटेड किया गया है, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 8C में है सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। तो उन सूचना पदाधिकारी को यह बताना होगा कि कैसे पार्लियामेंट का इसमें विशेषाधिकार भंग हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो वो अपने आपका अगर आवेदन को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी तो रीजन देना पड़ेगा कि आप कैसे पा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का विशेषाधिकार को भंग कर रहा है। आपको इस मामले में प्रथम अपील में जाना चाहिए धारा 19(1) के तहत। अच्छा दूसरा है क्या जी नहीं 8C नहीं, ये लिख रहा है 8G 8G के तहत। हाँ देखिए जी में है सूचना जिसके प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि परिवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। इसमें भी वही चीज है कि किसकी जीवन की सुरक्षा, आपको अगर वो ऑडिट रिपोर्ट दे देगा तो किसका जीवन संकट में हो जाएगा और कौन सा सुरक्षा प्रयोजन जो है उसको वो खतरे में डालेगा। तो बिना रीजन दिए अगर आपको वो उसको डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो आपको प्रथम अपील करना चाहिए उसमें, मेरा ये सुझाव है। ठीक है। अच्छा दूसरा, मान लीजिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से निकालते हैं, जैसे कंपनियों का एनुअल रिपोर्ट हो गया, उनका जो बहुत ये उनका ट्रांजैक्शन वगैरह संबंधी जो बहुत सारी चीजें हैं, या जो भी वो एक डायरेक्टर रिटर्न जो दाखिल होता है, क्या इन चीजों को जो हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से या जॉबा कॉर्प जो डिफरेंट टाइप का कॉर्पोरेट डायरेक्टरी सर्च इंजन है उससे करते हैं, क्या वो हम RTI के थ्रू मांग सकते हैं या नहीं? देखिए बहुत सा चीजें जो है RTI में आप मांग सकते हैं। इवन सेक्शन 8 में भी एग्जेम्पशंस आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट एंड व्यापक भ्रष्टाचार। तो ये समाधान है जन सूचना पदाधिकारी का और प्रथम अपील पदाधिकारी का। अगर वो सूचना उनको लगता है कि नहीं ये देने योग्य है तो वो उसको जरूर आप ले सकते हैं। ये आपका एक टाटा कंपनी के बारे में कुछ सूचनाएं मैंने मांगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जी, तो उधर से जवाब आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए के तहत इन सब के लिए सशुल्क सेवाएं उपलब्ध है, आप वेबसाइट जाकर के इसे ले लें। तो क्या ये नहीं इस तरीके से तो नहीं उस पे आपको स्पष्ट करना होगा कि मुझे सेक्शन 2J2 के तहत सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। वो सर्टिफाइड कैसे होगी? आपकी वेबसाइट में ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में 41B में वो अपलोड है, लेकिन अब मुझे उसकी सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत है। मैं पत्रकारिता में हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो देता है ना वो तो पैसा लेकर देता है। हाँ तो सर्टिफाइड कॉपी लेना है आपको, सर्टिफाइड कॉपी लेना है, उसमें आपका अधिकार है सेक्शन 2J2 में। वो सर्टिफाइड कॉपी देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन उसका चार्ज बहुत रहता है। तो क्या वो RTI तक रिजेक्ट कर सकता है? नहीं चार्ज जो है वो अगर आपने RTI आवेदन के साथ लेना तो चार्ज RTI रूल्स में बने हुए हैं वही ले सकता है। A4 साइज के लिए वो आपको 2 रुपए पेज लेगा, A3 है, A1 है, उसके लिए आपको जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कॉपी है वही लेगा। आप अगर निरीक्षण करना जा रहे हैं उसका तो आपका जैसे सेंट्रल में 5 रुपए प्रति मतलब पहला घंटा फ्री है और अगले जो भी घंटे होंगे वो 5 रुपए प्रति घंटे के दर से निरीक्षण कराएंगे। तो जो रूल्स आपका बना हुआ RTI में उसी के तहत आपको शुल्क देना है। तो इस तरह से मान लीजिए अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मेरे किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है जी, कि नहीं हम इसके नहीं देंगे, आप हमारा जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के तहत जो फी जमा करने का उसके तहत कीजिए, तो ये तो रिजेक्ट नहीं कर सकता। नहीं रिजेक्ट नहीं कर सकता, और आपको अगर रिजेक्ट करता है तो आपके पास प्रथम अपील में जाने का अधिकार है। अगर वो भी आपको नहीं दिला पाता और वो अपने पदाधिकारी को बचाता है प्रथम अपील पदाधिकारी, तो आप उनके खिलाफ भी द्वितीय अपील में केंद्रीय सूचना आयोग में जा सकते हैं। बाकी लोग का माइक ऑफ करो। अभी जो AG की रिपोर्ट विधानसभा या पार्लियामेंट में ले हो गई, सामान्य तौर से वो एक रिपोर्ट आ गई, उनका ड्राफ्ट आ रहा है।
लेकिन वो जो ड्राफ्ट पारा जो तैयार करता है या पार्लियामेंट में या असेंबली के फ्लोर पर जो ले होता है, वो तो किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर होता है। यही तो है सेक्शन 8C। सेक्शन 8C जो है कि उसका विशेषाधिकार भंग ना हो, जब तक वो ले नहीं हो गई तब तक वो पब्लिक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका जब ले हो गया तो उसके तहत जो है हम तो उनका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि नहीं, कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने ये रिपोर्ट तैयार किया? बिल्कुल मांग सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज की जानकारी दीजिए। मान लीजिए जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अभी महाकाल लोक में जो करप्शन वगैरह का मामला सामने आया, बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सारी चीज। हाँ, अब अगर हम मुझे उसको जानना हो तो क्या क्या किस किस एजेंसी में और क्या क्या मुझे आरटीआई तक मांगना चाहिए? जिस डिपार्टमेंट में महाकाल लोक का निर्माण किया उस डिपार्टमेंट में आप आरटीआई लगाइए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश शासन के तरफ से है, पर्यटन विभाग के तरफ से जो भी विभाग है उस पे आप लगाइए और वहां से आप उसका सारा सूचनाएं मांगिए। क्या एस्टीमेट था, किसने निर्माण किया, कितना मेंटेनेंस अवधि है, आपको नेचुरल क्लाइमेटी के लिए क्या प्रोविजन किए गए, अंधड़ दुक्कड़ तूफान भूकंप आएगा तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, आपका मेंटेनेंस कब तक आप करेंगे, ये सब मांगिए। जी धन्यवाद, थैंक यू। तीसरे प्रश्न करता है जी, स्वागत है जी। ये हम एक कृषि विभाग में जी एक आरटीआई दिए थे, तो मेरा सवाल था कि मैं मेसर्स रेनबो मीडिया रांची द्वारा आपूर्ति की गई 20,000 पीस टोपी के मध्य में दिए गए बिल में अब तक कितने रुपए का भुगतान किया गया तथा कितने रुपए का भुगतान करना अभी बाकी है? वो पेमेंट नहीं दे रहा है हमको। नहीं तो आप फर्स्ट अपील कीजिए। तो ये जो मेरा सवाल है ये सही है? हाँ, आप एकदम सूचना ले सकते हैं कि कितना रुपया का भुगतान है और कितना रुपया बाकी है। एकदम आपका जस्ट सवाल है, एकदम नियम के अनुसार है। तो इसमें तो हम फर्स्ट अपील में भी गए, सेकंड अपील में भी गए, दोनों में कहीं से जवाब नहीं आया। देखिए फर्स्ट अपील में आपको जवाब नहीं मिला होगा, लेकिन सेकंड अपील में चूंकि अभी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है इसलिए आपका मामला ट्रायल नहीं हुआ होगा। हाँ, ये 2/3/2023 को 2 मार्च को हम माननीय सूचना आयुक्त झारखंड राज्य सूचना आयोग को ये मैं बिरसा नगर सेक्टर 4 रांची में भेजे। हाँ, तो अभी जैसे उनकी नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद आपका ये मामला खुलेगा। अभी हमको लगता है कम से कम आपको 6 महीना और वेट करना पड़ेगा। अच्छा, और इस दौरान हम दोबारा उसको आरटीआई कर सकते हैं कि नहीं कृषि विभाग को? हाँ, दूसरे मैटर पर कर सकते हैं, या ये जो आपने सेम मांगा है इसको छोड़ के अगर उसी प्रोजेक्ट में और कोई अगर दिक्कत है तो उसको आप कर सकते हैं। 1 क्या 2 क्या 4 कर सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्ते। हाँ, ये अंचल कार्यालय बुढ़मू को एक सूचना मांगा गया था, उनका जवाब एक गोल मोटोल जवाब देके जी उनका जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? प्रथम अपील कीजिए। आपने सूचना आवेदन कहाँ लगाया था? अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय। हाँ, तो जवाबंदी LRDC बुढ़मू तो रांची जिला में अंतर्गत आ गया ना। हाँ, LRDC रांची के कोर्ट में आप प्रथम अपील दायर कीजिए। अच्छा ठीक है। और अपनी बातों को रखिए कि मैंने ये सूचना मांगा था, ये भ्रामक है, गोल मोटोल हमको दे दिया गया, मांगी गई सूचना अब तक अप्राप्त है, तो मेरे को मांगी गई सूचना जिस रूप में मैंने मांगी है उस रूप में उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। हो गया सर। अगले प्रश्नकर्ता। और किन्हीं का सवाल हो? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार निखिल भाई जी। तो माइनर लिटिगेशन में एक आरटीआई लगाया था, तो आरटीआई में जो फर्स्ट अपील जो मैंने डाला था जी तो कार्यकारी अभियंता के नाम से जाना था, लेकिन सहायक अभियंता के नाम से मैंने डाल दिया था। ठीक है। तो जो समय अवधि था 30 दिन का वो भी क्रॉस कर चुका था। जी। तो फिर से आरटीआई करना होगा कार्यपालक अभियंता के नाम से या पूरा आरटीआई शुरू से करना होगा? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया, और मैं सभी सुनने वालों को यह बता देता हूं कि ऐसी गलती लोग कर बैठते हैं। हम पद से आरटीआई डाले ही क्यों? हमें क्या मालूम कार्यपालक है, सहायक है, अधीक्षण अभियंता कौन है, हमें नहीं मालूम है।
हम जब भी आरटीआई करें हम श्रीमान जन सूचना पदाधिकारी, श्रीमान केंद्रीय जन सूचना पदाधिकारी केंद्र विभाग का मामला है, हम उस पोस्ट को संबोधित करें। हमको कोई मतलब नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव है, सहायक है, जूनियर है, वो उनका काम है, उनके विभाग में कौन नामित है। हम जैसे ही उसको स्पीड पोस्ट में लिखेंगे श्रीमान जन सूचना पदाधिकारी टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो आपको पोस्टमैन वो उनको पहुंचाएगा विभाग को, और विभाग में जो भी नामित है वो आपके मामले को देखेंगे। वैसे ही गलती बहुत लोग प्रथम अपील में भी कर रहे हैं कि हम प्रथम अपील किनको करें। तो आप जिस विभाग को भेज रहे हैं उस विभाग को लिखिए श्रीमान सेवा में श्रीमान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, विभाग का नाम, पता, और आप उसको पोस्ट कीजिए। अच्छा, मतलब डेजिग्नेशन नहीं डालना है उसमें। क्या जरूरत है? हम क्यों डिसाइड करें कि सहायक है कि कार्यपालक है कि अधीक्षण है कि जूनियर है? हम आरटीआई हमको सीधा बोलता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आप करना है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को करना है। तो हम क्यों डिसाइड करने में हम उसका अपना समय बर्बाद करें? तो मुझे क्या करना होगा अभी? फिर से करना होगा? आप फिर से कीजिए, चूंकि आपका 30 दिन क्रॉस हो गया है। अच्छा, तो और आपका जी जन सूचना पूरा फिर से देना होगा या फर्स्ट अपील? नहीं, शुरुआत कीजिए, चूंकि आपका 30 दिन पूरा हो चुकी है और आपने गलत एड्रेस पे उसको भेजा है। जी 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 जी, धन्यवाद जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 3 छोटे छोटे प्रश्न थे जी, एक एक करके पूछिएगा। हाँ बिल्कुल सर। पहला प्रश्न ये था कि झारखंड सरकार के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग नगर विकास, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, तो इसमें हो क्या रहा है अभी बड़े लेवल पे मैंने ये देखा है कि जिस कंपनी को टेंडर अलाउड करना है वही कंपनी आरएफपी तैयार करती है जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, और उसके जो क्लाउजेज हैं वो इस हिसाब से मॉडिफाइड होते हैं कि दूसरा या तो टेक्निकली अनक्वालिफाइड हो जाएगा या तो किसी न किसी मैटर में वो छट जाएगा। तो क्लाउज को इस हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है, और ये सब आईएसओ के देखरेख में हो रहा है। अलग अलग विभाग में, अभी हेल्थ विभाग का भी एक टेंडर था, यूडीएसजी का भी था, मैंने देखा है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट को ही जो कंपनी को टेंडर लेना वही मॉडिफाइड करती है और अपने हिसाब से, और इस हिसाब से मॉडिफाई करती है कि सामने वाला एलिजिबल हो ही नहीं पाएगा किसी भी कंडीशन में। तो उसको रोकथाम के लिए हम आरटीआई का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आईएएस भी इन्वॉल्व है और इसको गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, इस तरह के जो काम संचालित हो रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट नगर विकास में और हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसमें हो क्या रहा है कि क्वालिटी बहुत खराब हो रहा है। जो भी मैन पावर हायर किए जा रहे हैं वो बहुत लो लेवल के हैं। अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट मंथली 1 करोड़ रुपया है तो टर्नओवर कंपनी का 2 करोड़ कैसे हो सकता है? मिनिमम कम से कम 5 टाइम तो होना ही चाहिए। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसको आरटीआई से हम लोग कैसे इस चीज को मतलब वो कर सकते हैं? इसके लिए आपको आरटीआई का चक्रव्यूह का निर्माण करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत है, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है और बड़ा टेक्निकल है, आपके वजह से कई लोग इसको सीख पाएंगे। आपको इसमें 2-3 आरटीआई करना पड़ेगा। पहला आरटीआई की आपका डीपीआर कौन बना रहा है, इस अमुक योजना का डीपीआर निर्माता कौन है, इसके मध्य में उनको कितना का पेमेंट हुआ है डीपीआर बनाने के लिए, कौन सी एजेंसी हायर्ड है, ये आपका पहला आरटीआई हो गया। तो आपको पता चल जाएगा डीपीआर का एस्टिमेट का निर्माण किसने किया है। बिल्कुल। दूसरा आरटीआई आप करेंगे कि इस अमुक काम का, इस कोई ब्रिज है, कोई रोड है, इसका टेंडर किसने लिया, किसको टेंडर आवंटित हुआ, और बीओक्यू कितने लोगों ने खरीदा और कितने लोगों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया, इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहां है, किसने किस टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड किसने कितना डाला, उसके अनुसार आपका जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया, इन सब चीजों को आप ले लीजिए। तो आप टेंडर लेने वाले का नाम भी आ गया, टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले का नाम भी आ गया। आपको मैं थोड़ा सा और एडवांस बताता हूं कि हो सकता है कि एक ही व्यक्ति का 3 कंपनी ने टेंडर डाल दिया हो, और किसी ने 20 रुपए डाला हो, किसी ने 21 रुपए डाला हो, किसी ने 21 रुपए 2 पैसा डाला हो। तो ये इस भ्रष्टाचार को भी आप यहां से निकाल सकते हैं। और कंपनियों का, अगर आपको मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, और अगर कंपनियों के बारे में छानबीन करनी है तो कंपनी कहां रजिस्टर्ड है पहले वो आप जान लीजिए। आपका आरओसी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके लिए बैठा हुआ है। आप वहां जाके कंपनी के डिटेल को भी आरटीआई से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो सभी कंपनी के मामले में तो कई चीजें ऑनलाइन है,
तो ये चक्रव्यूह आप जैसे रचेंगे ना, तो आपको वहां से सूचना आप जिस फॉर्म में चाह रहे हैं उस फॉर्म में ले पाएंगे। और सर हमको उस पे आपका सजेशन चाहिए था। जैसे अगर डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं डीपीआर हमने खुद बनाया, टेंडर डॉक्यूमेंट हमने खुद बनाया, तो आपने खुद बनाया तो उसका आप उससे ले लीजिए स्पेसिफिक मतलब डिक्लेरेशन आरटीआई में कि हमने खुद बनाया। और अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि नहीं ये इन्होंने तो इसको कंसल्टेंसी से बनवाया, इन्होंने तो इनको फलना एजेंसी से बनाया, अगर आप उसको प्रमाणित कर पाते हैं तो उसी के लिए आर्टिकल 226 में आपके लिए रीट बना हुआ है, सीधा रीट कीजिए आप झारखंड हाई कोर्ट में। सर दूसरा बहुत स्मॉल क्वेश्चन था सर जी। सपोज कीजिए कि के लिए ऑफिस एस्टैब्लिश करना है और उस सर्विस के लिए जो भी एम्प्लॉय होंगे उसी ऑफिस में वर्क। नहीं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, एक फोन आ रहा है मुझको डिस्टर्ब कर रहा है, आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर मेरा सेकेंड और स्मॉल क्वेश्चन था कि सपोज करते हैं हम लोग कि यूडीएसडी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने ये यूएस जो डिपार्टमेंट बोला है उनका पूरा नाम बताइए। सर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, यूडीएसडी। ठीक है। सपोज उसने एक टेंडर फ्लोट किया और उसका वर्क ऑफ स्कोप कहता है कि इसके लिए आपको एक ऑफिस एस्टैब्लिश करना है और जो भी कर्मचारी होंगे वो इसी ऑफिस में काम करेंगे, सर्विस रिलेटेड टेंडर है। अब जो एजेंसी है जिसने जिनको सर्विस प्रोवाइड करना है यूडीएसडी को, वो अपने घर में ही सपोज ऑफिस एस्टैब्लिश करता है, तो वो रेसिडेंशियल है, अगर 3 फ्लोर है तो तीनों रेसिडेंशियल है, इसकी जानकारी हम संबंधित नगर निगम से मांगे या यूडीएसडी डिपार्टमेंट से मांगे? देखिए इसमें आपको फिर से 2 आरटीआई करना पड़ेगा। एक आरटीआई आप कीजिएगा जो उसका नक्शा पास किया है, अगर रांची नगर निगम ने उसका नक्शा पास किया तो रांची नगर निगम, पुराना मकान है तो आरआरडीए, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पूरा अपार्टमेंट पूरा घर रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है कि आधा कमर्शियल है आधा रेसिडेंशियल है। और दूसरा आप अपना जो डिपार्टमेंट है अर्बन हाउसिंग, उससे आप मांगिए कि उन्होंने कहां पर इस्टेब्लिश किया, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया अपना ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट का आपको लोकेट जो किया उसकी सूचना दीजिए, आप दोनों को मिलाइएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन था सर, बहुत स्मॉल है ये भी। बहुत ऐसे अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो करीब करीब 8 से 10 साल से एक ही पोस्ट में और एक ही जगह है, उनका तबादला नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम आरटीआई का कैसे हेल्प ले सकते हैं? क्योंकि जो अधिकारी एक जगह है वो किसी न किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्सन को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपका तीनों क्वेश्चन लाजवाब है। बड़े लेवल के आईएएस इन्वॉल्व है सर, मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट, यूडीएसडी और अलग अलग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सारे लोगों से आईएएस लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। जी जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हर जगह पर आपका कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। सर्विस में ट्रांसफर जो है वो आपका सर्विस का एक पार्ट है। आपका नियत समय के लिए पदस्थापन होता है और साल में 2 बार हर डिपार्टमेंट में स्थापना होती है, और अधिकतम आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में 3 साल तक का आपका टेन्योर फिक्स होता है। 3 साल के बाद आपको दूसरे जगह पर स्थानांतरण किया जाता है। कहीं कहीं पर जो फील्ड स्टाफ है उनके लिए 5 साल का भी प्रोविजन किया गया और 6 साल का भी प्रोविजन किया गया है। लेकिन अगर इससे ज्यादा भी अगर कोई एक ही पद पर कार्यरत है तो आप उस डिपार्टमेंट में डालिए आरटीआई और पूछिए कि यह व्यक्ति इस पद पर कब से पदस्थापित है या प्रतिनियुक्त है, क्या उसका आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर वो आपको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है देन आप उसके लिए आप केस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ओके सर, अगले प्रश्नकर्ता। और किन्हीं का कोई सवाल हो, कोई शंका हो? हाँ हेलो, नमस्कार। जी नमस्ते, बताइए। ये रांची यूनिवर्सिटी का एक मामला है जी। इसमें एक मुख्तार अहमद करके एक एम्प्लॉय थे। अच्छा। और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी वाइफ को कुछ पैसा मिला था वहां से पीएफ वेफ का, लेकिन उसके बाद उनके बेटे को कुछ भी नहीं मिला। नॉमिनी उनका बेटा था, कुछ भी नहीं मिला।
उसके बाद में पता चला कि वहाँ नॉमिनी के पेपर में बहन लोगों का भी नाम आ गया, लेकिन वो पेपर किसी ने दिखा नहीं रहा है। जब आरटीआई डाला गया तो उसमें आपको बेटा को तृतीय पक्ष बोल करके सूचना नहीं दिया गया। जूही जी, आप तो खुद एक वकील हैं और आप जान रही हैं कि ये मैटर क्या है। ये सर्विस का मैटर है। हाँ। और जो भी डिक्लेरेशन दिया है उन्होंने नॉमिनी का, वो उसके सक्सेसर ही हो सकते हैं। सक्सेसर से बाहर वो नॉमिनी नहीं होंगे, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट को लेने का अधिकार उनके बेटे को है। लेकिन उनको तृतीय पक्ष बता करके नहीं दिया गया। तो उसी के लिए प्रथम अपील बना है, उसी के लिए सेकंड अपील बना है। उनको पहले तो आपत्ति प्रकट करनी चाहिए, और अगर वहां पर भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो सूचना आयोग का थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। जब झारखंड राज्य सूचना आयोग अस्तित्व में आएगा, मोटा मोटी हमको लगता है कि 3 से 4 महीना में ये अस्तित्व में आ जाएगा, तो वहां पर मामले को ट्रायल होगा। इसके साथ साथ आप इस मामले को चैलेंज कर सकती है झारखंड उच्च न्यायालय में, एक रिट कीजिए। पार्टी वहां तक सक्षम नहीं है ना। हाँ, तो फिर 3-4 महीना वेट कीजिए, लेकिन मामले को सेकंड अपील अभी फाइल कर दीजिए ताकि आपका मामला जल्दी सुनवाई में आए। और जब एक चीज, आरटीआई हम लोग पहला बार जो स्पष्ट आवेदन देते हैं, उसके बाद जी आवाज कट गया। हाँ, उसके बाद सेकंड अपील में जाने के लिए कोई टाइम फिक्स है? फर्स्ट अपील में जाने के लिए फर्स्ट अपील निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना है, केवल पैसा एक ही बार देना है, 10 रुपए आवेदन शुल्क। और अगर कोई कागज या कोई सामग्री आपको जन सूचना पदाधिकारी प्रोवाइड कर रहा है तो सूचना शुल्क। इसके अलावा ना तो फर्स्ट अपील में कोई पैसा लगेगा, ना ही सेकंड अपील में कोई पैसा लगेगा। जैसे सेक्शन 6 के तहत हमने आरटीआई जन सूचना पदाधिकारी को डाला, फिर फर्स्ट अपील जाने के लिए कोई टाइम लिमिटेशन है? हाँ, 30 दिन का टाइम लिमिटेशन है। अगर आपको सूचना नहीं मिला 30 दिनों में, तो अगला 30 दिन में ही आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा। अच्छा। सेकंड अपील के लिए भी 90 दिन का टाइम लिमिट है। 90 दिन में ही सेकंड अपील भी फाइल करना है। हाँ। अब एक बच्ची है, उसका पॉक्सो का केस चल रहा है। हाँ हाँ। और उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जो हॉस्पिटल में है वही स्कूल में है। ठीक है। मतलब उसमें कोई बढ़ाना घटाना नहीं हुआ। ठीक है। अब क्या मामला ये हुआ कि जब पॉक्सो में वो मेडिकल में गई, हाँ, तो मेडिकल में वहाँ पर उसको बालिग बता दिया गया, 18 ईयर्स बता दिया गया। ठीक है। तो हमने हॉस्पिटल को आरटीआई मांगा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल था अंजुमन इस्लामिया, हाँ, तो उसमें बोला कि हम इसको नहीं दे सकते हैं, और वो पार्टी खुद अपने से डाली थी। हाँ हाँ। तो बोला दे सकते हैं। तो अब हम इसको सीएमओ को डालें या फर्स्ट अपील में जाएं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, कई लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप सेक्शन 2F खोलिएगा तो उसमें सूचना की परिभाषा है कि सूचना होती क्या है, डेफिनेशन क्या है सूचना का। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राइवेट संस्थाओं से भी आप आरटीआई ले सकते हैं। सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबंधी सामग्री। अब यहाँ पर और ध्यान देने की जरूरत है। और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय परवर्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। इसका अर्थ यह है कि आपका अंजुमन भले प्राइवेट है, लेकिन वो आपके सिविल सर्जन के द्वारा नियंत्रित है। आप सिविल सर्जन रांची के यहाँ उसका आरटीआई लगाइए कि अमुक अस्पताल में अमुक तारीख को इस बच्चे का जन्म हुआ है, और उससे रिलेटेड जो भी उनके रजिस्टर की एंट्री है वो आप थ्रू सिविल सर्जन रांची मांगिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जी जी। अच्छा, एक जानकारी मुझे और चाहिए जी। ये
अगर राज्य सूचना आयोग मीन्स अगर सेकेंड अपील में भी ये डिसीजन आता है कि सूचना नहीं देती है, तो क्या उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, अपील ये अंतिम और फाइनल है। अपील में आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन उस मुद्दे को अगर आपको चैलेंज करना है तो आपके पास रीट का अधिकार है, रीट का जुरिडिक्शन है। उसमें आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, रीट का अधिकार है। हाँ। अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए राज्य सूचना आयोग में अगर 4 साल से डेट नहीं मिल रहा है, 3 साल से डेट नहीं मिल रहा है, देखो कोई हैक कर रहा है, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं या नहीं? जी, राज्य सूचना आयोग में मान लीजिए मैंने सेकेंड अपील की, हाँ, और 2-3 साल से डेट ही नहीं आया, क्या इस बीच में हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं? एकदम जा सकते हैं। रीट जो है वो आपको संवैधानिक अधिकार है, यह अधिनियम से आपको ऊपर है, क्योंकि वह संविधान के द्वारा प्रदत्त है। और 5 तरह के रीट होते हैं। आप जैसा भी आपका मामला है, आप एकदम तुरंत आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। नहीं, मैंने ये हाई कोर्ट में इसलिए कि मुझे सूचना नहीं दी जा रही है। देखिए, मैंने एकदम शुरुआत में स्पष्ट किया कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो केंद्रीय पार्लियामेंट द्वारा निर्मित है। यह सेंट्रल एक्ट है और किसी भी एक्ट का कस्टोडियन, इंटरप्रेटर जो है वो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जब आपका एक्ट बना, आपका एक्ट में फंक्शन के लिए आपने आयोग बनाया, वो उसमें सूचना आयोग की नियुक्ति नहीं हुई, तो वो एक्ट आप वायलेट कर रहा है। आप टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन देने की बात करते हैं, आप अधिकार की बात करते हैं, तो आपका अधिकार हमको मिल नहीं रहा है। तो इस मामले को आप रिट के रूप में हाई कोर्ट के समक्ष ले जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर मामले में जुर्माना होने के बावजूद जुर्माना का भुगतान नहीं होता है, क्योंकि वो लोग चल जाते हैं रीट प्राधिकार में, हाई कोर्ट में। मेरा ही एक मामला था, जिला पशुपालन पदाधिकारी शोभाकांत पाठक जी थे। मैंने जब जिला पशुपालन पदाधिकारी सिमडेगा से इंफॉर्मेशन मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। मैंने फर्स्ट अपील किया, वहां पर भी नहीं मिला। तो मैं आ गया सूचना आयोग। सूचना आयोग ने उनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। वो इस आदेश के विरुद्ध रिट जुडिक्शन में चले गए हाई कोर्ट, और इसी बीच वो रिटायर कर गए। और फिर मैंने उनका ये बात को पशुपालन विभाग और कार्मिक इनको भी लिख दिया, और जुर्माना का जो आदेश था उन दोनों को भेज दिया। लास्ट में वो हार गए इस रिट को झारखंड हाई कोर्ट से। और जब चूंकि वो रिटायर हो गए थे, तो उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो उनको सुविधा मिलती है पेंशन ग्रेच्युटी, उस अमाउंट से डिडक्ट किया गया और उसको खजाने में जमा किया गया। कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट में अपील में या कहीं अपील में भी नहीं जाते, फिर भी पैसा नहीं चुकाते हैं। नहीं, इसके लिए क्या लोग के पास जाया जा सकता है क्या? करप्शन है, अगर आप पैसा जो एक्सचेकर का, ये तो एक्सचेकर का पैसा हो गया। देखिए, उसके लोकायुक्त तो बड़ी संस्था है, लेकिन आप उस सूचना आयोग का जजमेंट को ही लेके रिपोर्ट कर दीजिए उस विभागीय सचिव के पास, जिस विभाग में वो कार्यरत थे या हैं, और उसकी एक कॉपी जरूर कार्मिक को दीजिए, क्योंकि कार्मिक ही सभी जो कर्मचारी पदाधिकारी है उनको नियंत्रित करने वाला नोडल विभाग है, और आरटीआई का भी नोडल विभाग है। तो आपका काम हमको लगता है यही हो जाएगा लोकायुक्त में जाने से अच्छा। और अगर यहां भी नहीं हो रहा, फिर आप तीनों को पार्टी बनाते हुए आप लोकायुक्त में इस मामले को फाइल कीजिए। जी, बस। और किन्हीं का भी है तो ये एक अंतिम हम सवाल ले रहे हैं, हमारा समय हो चला है, ये लास्ट सवाल होगा, जो भी है अपना पूछे। जी नमस्कार। मैं श्रवण कुमार जमशेदपुर से बोलना चाहता हूँ। जी सर, ऐसा है कि सूचना आयोग तो काम नहीं कर रहा है जी, राज्य का, और रिट फाइल करने का जहाँ तक मामला है जी, वो भी लंबी प्रक्रिया है। ऐसा है नहीं कि आज आप रिट फाइल कीजिएगा तुरंत आपको राहत मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगा जी। साथ ही साथ खर्चीला भी है जी। और सूचना आयोग का जो निष्क्रियता है जी, वो जो झारखंड सरकार में अफसरों की जो मानसिकता है, ये ऐसा घुमा फिरा कर पेचीदा जवाब देते हैं कि आपको वास्तविक सूचना जो है काफी प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाती है। और हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट भी है कि सूचना आयुक्त का पद को भर्ती किया जाए, तो उसकी क्या स्थिति? क्योंकि सूचना आयुक्त की अगर बहाली हो जाती है तो विभागीय अफसर भी डरने लगेंगे और सूचना मांगने वाले को भी थोड़ा राहत हो जाएगा। काफी सूचना का आवेदन जो है आयोग में भी लंबित है जी। ये जो
ब्लॉकेज हो रखा, व्यवस्था ब्लॉकेज को सुगम करने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए तो जनहित में काफी अच्छा लोगों के लिए हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रश्न को लाया। आप झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग अभी कार्यरत है, अन्य राज्यों के सूचना आयोग भी अभी कार्यरत है, लेकिन झारखंड में विगत 3.5 वर्षों से सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने की वजह से सूचना आयोग जो है आपको फंक्शनल नहीं है, ट्रायल नहीं हो रहा। हाँ, अपील फाइल हो रही है, शिकायत फाइल हो रही है। इस कंडीशन में आपने रीट का भी बात बोला, तो रीट में बहुत ठीक है, वो खर्चीला है, मैं मान सकता हूँ। प्रोफेशनल फीस चूंकि आप एडवोकेट हायर करेंगे तो वो खर्चीला हो जाएगा और उस पे भी समय लगता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मोटा मोटी वो भी 2 महीने के अंदर सुनवाई पे आ ही जाता है जैसे। और ये जो है अभी हमारे पास और तत्कालिक कोई भी व्यवस्था नहीं है झारखंड में, लेकिन चूंकि ये मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में ने सरकार को निर्देशित भी किया कि आप सूचना आयुक्त की जल्द बहाली करें, और ये नहीं हो पाने पे इस पे कंटेम्प्ट भी फाइल हुआ है जो कि अभी विचाराधीन है। तो देखिए अब मामला सब जुडिस है, कोर्ट क्या निर्णय देती है। और इधर पर चूंकि लीडर ऑपोजिशन की भी बात आ रही थी, उनके द्वारा ही वो चयन मंडली में वो भी है, तो इस पर क्या अभी आता है। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो सूचना आयुक्त नियुक्ति है वो अभी लंबित पड़ी हुई है और मामला सब जुडिस है। तो अब न्यायालय का निर्णय क्या होता है और सरकार का क्या फैसला होता है, उसी के अकॉर्डिंगली ये काम होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यशाला में आप सभी लोगों ने भाग लिया। छोटा सा सवाल है सर। मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था चंद्र, छोटा सा। चलिए ये अंतिम है, ये अंतिम है, उसके बाद मैं इसको बंद करूंगा। जी 18/11/2022 को मैंने सहायक विद्युत अभियंता से कुछ सूचना मांगा था। ठीक है। उसने गोल मोल जवाब दिया कि बहुत सारे जांच किया, कुछ मेरे पास उपलब्ध नहीं, ऐसा करके उसने मुझे लेटर भेज दिया। फिर मैंने 25/10/2023 को मैंने प्रथम अपील दायर किया। प्रथम अपील का सूचना मेरा दाखिल हो गया सर 14/2/2023 को। स्क्रीन में डाल दो। तक प्रथम अपील पदाधिकारी 5 महीना से हमें दौड़ा रहे हैं। सबको दिख जाए, मैसेज भी दे दो, स्क्रीन भी दे दो। आपने सेकंड अपील किया कि नहीं, पहले हमको ये बताइए। प्रथम अपील किया, सेकेंड अपील भी कर चुके हैं सर। उसके बाद कर चुके हैं ना, बस अब वेट कीजिए 3-4-5 महीना और। अब वो मैटर आपको सूचना आयोग में ही खुलेगा। तो वो लेकिन वो दौड़ा रहे, बार लेटर दे रहे और बुला रहे और जा रहा हूँ मैं सर। नहीं तो आप क्यों जाएंगे? आपको जाने के लिए कोई भी पदाधिकारी बाध्य नहीं कर सकता है। कहाँ लिखा हुआ है एक्ट में कि आपको उसके ऑफिस में उपस्थित होना का आपको खर्चा दे रहे हैं? वो आपका आने जाने में खर्च है वो कौन देगा? तो बात सही है। तो आप अगर बुलाते हैं तो उनको जोड़ के अपना कन्वीनियंस दे दीजिए कि मैं अमुक जिला में हूं, आने में ये खर्च है मेरा, इसका आप हमको दे दीजिए और हम आने को तैयार हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और अगर वो खर्च दे भी, मतलब खर्च नहीं देते, बोलते नहीं आप आइए, तो आपको फिर इस कंडीशन में धारा 19(8) ख पढ़ लीजिएगा, उस पर आपको कंपनसेशन का भी अधिकार है कि आप, हाँ जी, उस पे जब मामला खुलेगा तो अगर वो पैसा नहीं भुगतान हुआ है और आपका खर्च हो गया सूचना को प्राप्त करने के लिए, तो वो पैसा की आप रिकवरी भी वहां से कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, हमें अच्छा लगा, धन्यवाद। हम लोग अब इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अगली श्रृंखला में फिर से हम लोग जुड़ेंगे। जी जी, धन्यवाद।